अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। कोरोना वायरस हमारी जिंदगियों को कैसे बदल रहा है, इस वायरस के तरियाक तक हमें अपने लाइफस्टाइल को कैसे बदलना होगा, बताएंगे आज के दस्तक में। मरकजी बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी हमारी मईशत के लिए कितनी मददगार होगी, ये सवाल भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। कोरोना वायरस, समाजी दूरी, लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन, पार्शल लॉकडाउन या फिर स्मार्ट लॉकडाउन जैसे अल्फाज गुज़श्ता 2 माह से बार बार हमारी समातों से टकरा रहे हैं। यूं कहिए कि अब तो जैसे कान पक गए सुनते सुनते। शायद यही वजह है कि जब कभी लोगों को तमाम बंदिशें तोड़कर वापस मामूल की जिंदगी की तरफ लौटने का जरा सा भी मौका मिलता है तो वो देर नहीं लगाते। गुज़श्ता 4 रोज से हमने यही देखा है कि किस तरह लोगों का जम्मे गफीर मार्केटों में उमड़ आया। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या मर्द और क्या खवातीन, सब ने मिलकर सरकार के बनाए SOPs को हवा में उड़ा दिया। जब मर्द नादा पर कलामे नर्मो नाजुक बेअसर के मज़दाक किसी संजीदा नसीहत का असर ना हुआ तो चंद समझबूझ रखने वालों ने सोशल मीडिया पर अपनी बात समझाने के लिए ना समझने वालों को उन्हीं की जुबान में समझाने की कोशिश की। दुकान पर जाएं जहां पहले से 4-5 लोग इकट्ठे हो, खरीदारी करें और लगवाएं बिल्कुल मुफ्त। कोरोना वायरस, तो फिर इंतजार कैसा? अभी बिला जरूरत घर से बाहर जाएं और न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने वालिदैन, बहन भाई और बीवी बच्चों के लिए लाएं जबरदस्त लाइलाज बीमारी कोरोना बिल्कुल मुफ्त। क्या ऐसा कुछ नहीं होगा? कोरोना कहने को 0.05 नैनोमीटर का ना नजर आने वाला वायरस, मगर ये छोटा सा वायरस बड़े बड़ों को तिगनी का नाच नचा रहा है। यूं कहिए कि जिंदगियों में बदलाव ला रहा है। अब शायद आपको कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस अब आसानी से आपकी जिंदगियों से जाने वाला नहीं है। इस बात का इदराक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी है और आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने जानिब इशारा भी किया। जो भी मेडिकल एक्सपर्ट बैठे हैं, साइंटिस्ट बैठे हैं, वो सारे एक ही बात कह रहे हैं कि इस साल तक तो कोई वैक्सीन नहीं नज़र आ रही। यानी अगर हमने इसका इलाज करना है कोरोना वायरस का, तो अभी तक तो कोई इलाज नहीं है। वो तब इलाज आएगा जब एक वैक्सीन निकलेगी। वो कहते हैं कि लिव विद द वायरस। इस साल तो ये हम तय कर लें कि हम पाकिस्तानियों ने बाकी दुनिया की तरह भी इस वायरस के साथ गुजारा करना है। इसी बात की तस्दीक आलमी इदारा सेहत ने भी कर दी है। WHO के डायरेक्टर का कहना है कि खदशा है कि कहीं कोरोना वायरस एंडेमिक में ना बदल जाए। डायरेक्टर माइक रेयान का कहना है कि इस वबा पर काबू पाने के लिए दुनिया को बड़ा सफर तय करना है और यह भी हो सकता है कि यह वायरस कभी भी पूरी तरह से खत्म ना हो। आलमी इदारा सेहत ने इसकी मिसाल HIV से देते हुए कहा है कि HIV की तरह कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डालना होगी। अब कई तरह की एहतियाती तदाबीर बरतना होंगी और वैक्सीन बन जाने भी आगे का सफर इतना आसान नहीं होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान को यह अंदाजा भी है कि केसेस अभी बढ़ने हैं और हमें ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार रहना होगा। ये थी कि 14 मई तक पाकिस्तान में जो केसेस, कोरोना के केसेस जो इन्फेक्टेड हैं, जो पॉजिटिव केसेस हैं, वो होने थे 92,695 और जो अमवात होनी थी कोरोना की वजह से 52,000 हमारी इन्फेक्शंस होनी थी और जो अमवात होनी थी वो 1,324। अब 14 में जो हमने जो परसों गुजरी, उसमें हमारे केसेस इन्फेक्टेड कितने हैं? 35,700 और हमारी फौतगियाँ हुई हैं 770। और आपको फिर से मैं याद करा दूं कि कोरोना जो वायरस की जो हम एस्टिमेट करते हैं कि हर 100 मरीज़ में से, हर 100 वो लोगों से जिनको इन्फेक्शन होती है, उनमें से सिर्फ 4 या 5 को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है। एक तरफ केसेस बढ़ने और वायरस से लोगों को बचाना चैलेंज है, तो दूसरी जानिब मजदूरों और बेरोजगारों को सेफ्टी नेट में लाना भी चैलेंज है। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले पर भी वाज़ेह कर दिया है कि वो मजीद लॉकडाउन नहीं कर सकते। और लोग हैं, जबकि हमने सब कुछ बंद किया, इनका ये सब कुछ बंद करके ये घरों में चले गए। ये वो लोग हैं, क्योंकि जब आप पूरा लॉकडाउन करते हैं तो ये तो गए, इनके पास तो कोई और ज़रिया माश नहीं है। अब ये अगर 2.5 करोड़ वो मज़दूर हैं, वो काम करने वाले हैं, जो कि जब लॉकडाउन किया तो उनका सब कुछ ख़त्म हो गया क्योंकि कमाई ख़त्म हो गई, तो इससे 15 करोड़ लोग मुतासर हैं आज पाकिस्तान में। अगर घर में आप एक पूरे घर में 6 की भी एवरेज लगा लें
तो सारे मुल्क में इस वक्त जो लोग मुतासर हैं लॉकडाउन से वो 15 करोड़ हैं। मैं अब अपनी मेडिकल कम्युनिटी से बात कर रहा हूँ कि क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान के हम लोगों को मुसलसल लॉकडाउन रखें। आगे 2 महीने लॉकडाउन हो चुका है, तो क्या 1 महीना और रखते हैं और फिर 1 महीना और रखते हैं? ये क्यों नहीं हम कर सकते? ये तो पाकिस्तान है जिसके ऊपर अभी मैं आने लगा हूँ। आप वो मुल्क देखें जिनके पास बेतहाशा पैसा है, और पैसे का भी मैं फिर मुआवजा कर दूँ कि पाकिस्तान ने मुश्किल से हमने $8 अरब का स्टिमुलस पैकेज दिया अपने लोगों को जो कि मुतासर हुए इस लॉकडाउन से, जो बिजनेसेस हैं। अब मजीद लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, तो फिर सवाल यह है कि अब क्या किया जाए? हमें अपने आप को कैसे तैयार करना होगा? ज़हन को किस तरह समझाना होगा? सबसे पहले वो 5 सच्चाइयाँ जिन्हें आपको पेश नज़र रखना होगा, वो क्या हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पहली सच्चाई, पहला सच, और पहला सच ये है कि ये वायरस पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है और ये कहीं भी रुका नहीं है। दुनिया में 43 लाख से ज़्यादा लोग इससे मुतासर हो चुके हैं और तकरीबन 2,97,000 लोग इससे मर चुके हैं, यानी तकरीबन 3 लाख लोग। बीमार लोगों का इलाज अलग अलग अंदाज से किया जा रहा है, मगर कोई भी यकीनी इलाज किसी के पास नहीं है कि इस वायरस का तरियाक क्या है। अब बढ़ते हैं दूसरी सच्चाई की जानिब, और दूसरा सच ये है कि इस वक्त दुनिया में शायद लाखों या करोड़ों लोग इसका शिकार हो चुके हैं, मगर उनमें कोई अलामात दिखाई नहीं दे रही। उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो इसका शिकार हो चुके हैं, उन तक ये वायरस पहुंच चुका है। ऐसे लोगों को एसिम्प्टोमेटिक मरीज कहा जाता है। यह भी हो सकता है कि ऐसे लोग आपके आसपास घूम रहे हों लेकिन आपको मालूम ना हो। अब बढ़ते हैं तीसरी सच्चाई की जानिब, और तीसरा सच ये है कि वो लोग जो इस वायरस का शिकार हो चुके हैं, उनमें से 3 या 4% लोगों की जान खतरे में है, यानी इस मामले में मौत की शरह 3 से 4% है, मगर मुख्तलिफ ममालिक में ये शरह भी मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर बेल्जियम में इस वक्त मौत की शरह सबसे ज्यादा है और वहां ये शरह 16% है। अमेरिका में ये शरह तकरीबन 6%, जबकि पाकिस्तान में ये इस वक्त तकरीबन 3 से 4% से कम दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं चौथे सच की जानिब, और चौथा सच ये है कि शदीद बीमार मरीजों की शरह भी मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ है। अगर देखा जाए 11 मई के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शदीद बीमार मरीजों की सबसे बड़ी तादाद इस वक्त अमेरिका में है, जबकि पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता ये शरह वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। अब बढ़ते हैं 5वीं सच्चाई की जानिब, और 5वां सच कोरोना वायरस को लेकर यह है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार अभी बहुत लंबा है। इसकी वैक्सीन जल्दी आने वाली नहीं है। दुनिया भर में तकरीबन 100 रिसर्च ग्रुप्स इस वायरस की वैक्सीन ढूंढने में लगे हैं, लेकिन वैक्सीन तैयार होने में अभी तकरीबन 12 से 18 महीने का वक्त दरकार है, और 12 से 18 महीने की तैयारी के बाद भी इसके मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम को, यानी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को भी कई महीने दरकार होंगे, और हो सकता है कि 1 साल तक लग जाए, यानी ये सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है। अहम बात यह है कि वायरस मुसलसल बदल रहा है, और वायरस की इन शक्लों को तब्दील करने को म्यूटेशन भी कहा जाता है। आप बदले या ना बदलें, ये वायरस मुसलसल अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है, जिसे अंग्रेजी में म्यूटेशन कहते हैं। ये शक्ल इसलिए भी बदलता है ताकि ये आपके जिस्म में लंबे अरसे तक ऐसे ही रहे और एक अनचाहे मेहमान की तरह अपनी जिंदगी गुजारता चला जाए। लंदन के स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक ये वायरस अपने स्पाइक प्रोटीन्स में तब्दीली लाने में कामयाब है। आइए आपको कोरोना वायरस की कुछ तस्वीरों में उभरी हुई कांटे जैसी सतह दिखाते हैं। आपको कोरोना वायरस के इर्द गिर्द उभरी हुई कांटे जैसी सतह दिखाई देती है। इसे स्पाइक प्रोटीन्स कहते हैं, जो उसके इर्द गिर्द उभरे हुए नोकीले से दांत हैं जो कांटे जैसे दिखते हैं। इन स्पाइक्स की मदद से ये इंसानी जिस्म के अंदर जाकर चिपक जाता है। दुनिया के 62 ममालिक से लिए गए सैंपल्स की मदद से देखा गया है कि ये वायरस अपनी शक्ल मुसलसल तब्दील कर रहा है, मुसलसल बदल रहा है, और शायद इसी वजह से इसकी वैक्सीन बनाना और भी मुश्किल होता जा रहा है। हो सकता है जब तक वैक्सीन तैयार हो ये वायरस अपनी शक्ल तब्दील कर चुका हो। इन्हीं तमाम रिसर्चेस और आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये वायरस एक लंबे अरसे तक इंसानों के दरमियान रहेगा और हमें इसके साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब सवाल ये है कि वो अल्फाज कि जिनसे हमें एक नफरत सी होने लगी है, यानी समाजी दूरी, लॉकडाउन, एहतियात, खुद को महदूद रखना, क्या अब इनके साथ जिंदगी गुजारना पड़ेगी? वो काम जिन्हें हम बहुत ज़रूरी समझते थे, मसलन शॉपिंग करना,
रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना खाना, शादी ब्याह की बड़ी बड़ी तकारीब सजाना, बड़े बड़े पंडाल सजाना, सिनेमा घरों और तफरीही मकामात पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जाना, क्या वो सब काम जिन्हें हम जरूरी समझते थे ये सब गैर जरूरी हो जाएगा? मुस्तकबिल में किन चीजों पर असर पड़ेगा, जरा उन चीजों की जानिब भी ध्यान करते हैं। अभी जब लोगों के लिए पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस वक्त लोगों के लिए बहुत अहम है पैसा कमाना, तो शायद मुस्तकबिल में पैसे से ज़्यादा सेहत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी बेहतर होगी, क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होगी, वही बच पाएगा, और आप बचेंगे तो फिर आपका कमाया हुआ पैसा भी आपके काम आएगा। दूसरी चीज़ जो बड़ी अहम हो जाएगी वो ईमानदारी और सच्चाई है, जिसकी आज किताबों में बात तो की जाती है, मगर मुस्तकबिल में जब ऑनलाइन कारोबार और नौकरियों की बात होगी तो भी ईमानदारी और सच्चाई ही कामयाबी का हकीकी मयार होगा, ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगा। अब देखिए कि हमारी सियासत कैसे तब्दील हो जाएगी। हमारी सियासत भी तब्दील हो जाएगी, क्योंकि अब शायद बड़े बड़े सियासी पंडाल ना सजे, घर घर कैंपेन्स के लिए सियासतदान दरवाजे आए, बल्कि ये तमाम तर काम ऑनलाइन सरंजाम दिया जा सके। यानी सियासतदान जब वोट मांगे तब भी ऑनलाइन कैंपेन्स करें और वोट डालने वाले भी ऑनलाइन अपना वोट कास्ट कर सकें। हो सकता है कि नौकरियां लेने के लिए भी इम्यूनिटी सर्टिफिकेट की शर्त रखी जाए, यानी नौकरी उसे मिलेगी जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत अच्छी होगी। ये वायरस कैसे बदल रहा है और इसके बदलाव से हमारी जिंदगियां कैसे बदल रही हैं, क्या हम कभी मामूल की जिंदगी की जानिब लौट पाएंगे, कब तक वायरस का तिराक मुमकिन हो पाएगा, इन्हीं तमाम तर सवालात को लेकर इस वक्त हमने राब्ता किया है मारूफ साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, जैसे WHO कह रहा है कि वैक्सीन बनने तक हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा और इस वायरस के साथ जीने का हुनर सीखना पड़ेगा। ये बताइएगा कि वायरस क्योंकि अपनी शक्लें तब्दील कर रहा है, म्यूटेट हो रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि जब तक वैक्सीन तैयार हो, ये वायरस अपनी शक्ल तब्दील कर चुका हो, तो ऐसे में वैक्सीन बनाना कितना मुश्किल काम है और फिर कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को इसके मुताबिक ढालना पड़ेगा? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने सही फरमाया। लेकिन यूजुअली जो बहुत सी वैक्सीन जो है खासा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है उनका, तो ये शक्ल बदलने के बावजूद सवाल ये है कि किस जगह पे म्यूटेशंस हो रही हैं। इसके स्ट्रक्चर जो है तकरीबन 30,000 के करीब ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे म्यूटेशंस होती हैं तो उसके बिहेवियर पे फ़र्क पड़ता है, और कुछ हिस्सों पे म्यूटेशंस होती हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये डिपेंड करता है कहाँ पे म्यूटेशंस होती हैं, और यकीनन जितनी वैक्सीन बन रही हैं, कोई 100 कंपनियाँ बना रही हैं इस वक्त वैक्सीन, तो हो सकता है कि 8 या 10 कंपनियों की वैक्सीन कामयाब हो, बाकी फेल हो जाएं। इसी वजह से जो मैंने अभी अर्ज किया है, तो जो वैक्सीन जब बनेगी तो इसमें पता चलेगा फिर कि कौन सी, जब ट्रायल्स होंगे और क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद उसकी एफिकेसी पता चलेगी। और बहुत सी दफ़ा वैक्सीन जो इस साल कामयाब हो रही हैं, तो हो सकता है अगले साल वो वैक्सीन कामयाब ना हो, दूसरी वैक्सीन की ज़रूरत पड़े, क्योंकि म्यूटेशंस हो चुकी होती हैं। इसी वजह से ऐसी जो वायरसेस हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा का वायरस है या दूसरे और बहुत से वायरसेस हैं, वो एंडेमिक हो चुके हैं। और यही अब WHO का भी ख्याल है कि ये वायरस अब ख़त्म होने वाला नहीं है, इसके बड़े अच्छे चांसेस हैं कि शायद ये हमेशा हमारे साथ रहे, और फिर इसके लिए फिर आपको हर साल अपने आप को वैक्सीनेशन करानी पड़ा करेगी, ताकि आप अपने आप को इससे बच सकें, इसके कम से कम इसकी शिद्दत से आप बच सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम ये सुन रहे हैं कि जब वायरस आपके जिस्म में दाखिल हो जाता है, आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, यकीनन आप आइसोलेशन में चले जाते हैं, क्वारंटाइन सेंटर में जाते हैं या फिर घर में खुद को आइसोलेट करते हैं, फिर एक अरसे के बाद आपका टेस्ट नेगेटिव होता है, तो आप फिर से अपने मामूलात ज़िंदगी शुरू कर लेते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, अपनी वर्क प्लेस पर जाते हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी वो जिस्म डेवलप कर लेता है, क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर लेता है कि दोबारा उसे वायरस का खतरा ना हो, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि एक बार जब वायरस जिस्म में दाखिल हो जाता है तो फिर से रिएक्टिव हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सी अप्रोच ठीक है? क्या वायरस जब एक बार जिस्म में दाखिल हो गया है तो क्या जिंदगी के किसी भी मोड़ पर वो इंसानी जिस्म के अंदर फिर से एक्टिव हो जाएगा? जी नहीं, ये ऐसा नहीं होता, बल्कि ये होता है कि जब एक दफ़ा आपके जिस्म में वायरस दाखिल हो गया और फिर वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, तो आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। लेकिन वो इम्यूनिटी जो है वो उस वायरस के खिलाफ होती है जो उसकी शक्ल थी जब उसने अटैक किया था। लेकिन अगर ये म्यूटेट हो जाता है, उसकी शक्ल बदल जाती है, तो वो एंटीबॉडीज जो हैं फिर वो उसको रिकग्नाइज नहीं करती और इस वजह से दोबारा अटैक कर सकता है। तो इस वजह से अगर वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, अगर कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ और जिस्म के अंदर मौजूद है, तो फिर रिवाइव कर सकता है, क्योंकि वायरस जो है वो खुद अपने आप मल्टीप्लाई नहीं करता,
ये आपके जिस्म के अंदर खलिए जो होते हैं उनके अंदर जाके उनका कमांड एंड कंट्रोल को कंट्रोल कर लेता है और वो उसके तरीके उनको के मल्टीप्लिकेशन के जरिए मल्टीप्लाई करता है। तो ये जो इम्यूनिटी की बात हो रही है, ये इम्यूनिटी इस शक्ल के वायरस की है जो इस वक्त मौजूद है। अगर ये शक्ल तब्दील कर लेता है तो वो इम्यूनिटी उस हद तक बरकरार नहीं रहेगी, या हो सकता है बिल्कुल भी बरकरार नहीं रहे और दोबारा अटैक हो, दूसरी शक्ल का वायरस अटैक कर सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, 2003 में जब सार्स नामी वायरस सामने आया और COV कोरोना वायरस आ गया, तो कोविड-19 की बात हो रही, तो उस वक्त ये वायरस जानवरों से जानवरों में फैल रहा था। अभी बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि इंसानों से इंसानों में फैल रहा है। जब इंसान के जिस्म में ये वायरस दाखिल होता है तो क्या उसके बाद भी अपनी शक्लें तब्दील करता रहता है, मुसलसल शक्लें तब्दील हो रही होती हैं, और फिर इसके लिए कैसे काउंटर फाइट कर सकती है बॉडी? एक तो ये है कि आप, क्योंकि दवा कोई नहीं है, हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर बनाने के लिए विटामिन C ले रहे हैं या खुराक को बेहतर करने का तरीका बताया जा रहा है, तो कैसे जो है इसको जो शख्स रिकवर करके आ गया है वो फ्यूचर में इससे बचने के लिए क्या कर सकता है? इसमें बहुत तहकीक हो रही है, क्योंकि जो शुरू में आया था वायरस, जो 2003 में आया था और फिर 2012 में जो आया था, एक चाइना में पहले डेवलप हुआ था, फिर कुछ अरसे कुछ अमवात हुई थी, ख़त्म हो गया था, कोई 7-8 हज़ार लोगों पे इफेक्ट किया था इसने, और इसी तरह फिर दोबारा जद्दे में शुरू हुआ था 2012 में दूसरी शक्ल का वायरस, वो भी इसी फैमिली का था। और तो ये जो वायरस है उसमें इतनी काबिलियत नहीं थी कि तेज़ी से ये फैले, जो कि इसमें काबिलियत है, और इस वजह से ये बहुत तेज़ी से अब फैल रहा है। अब जब तक कि अब नई दवाई जो है उसको आने में तो 10 से 15 साल लगते हैं और अरबों डॉलर खर्च होते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में, तो नई दवाई तो भूल जाएं। जो एग्जिस्टिंग दवाइयां हैं, एंटीवायरल ड्रग्स हैं या दूसरी दवाइयां हैं, उन पे बहुत ज़बरदस्त रिसर्च हो रही है, दिन रात लोग लगे हुए हैं, तो उनमें से कोई ऐसी दवाई मिल जाए जो इसके फैलने को रोक सके। और अभी जो रेमडेसिविर का अनाउंस किया गया है आज से कोई हफ्ता 10 रोज पहले, कि इसमें जो क्लिनिकल ट्रायल्स है उसमें कुछ फ़ायदा हुआ है, ज़्यादा मुफीद तो नहीं है, तकरीबन जो रिकवरी है वो उसमें 15 दिन के बजाय 11 दिन में रिकवर हो जाते हैं पेशेंट्स, तो लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी है। तो एक तो दवाई अभी सामने आई है। इसी तरीके से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन की कॉम्बिनेशन भी खासी सक्सेसफुल रही है जो अमेरिकन क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। इसी तरह और भी कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स हम भी कर रहे हैं। मेरा टास्क फोर्स जो है कोरोना वायरस का जो टास्क फोर्स, उसकी निगरानी में भी पाकिस्तान में भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, और हमें बहुत उम्मीद है कुछ ऐसी दवाइयाँ हमारे सामने आ जाएंगी जो इसको एक हद तक कंट्रोल करने में, कम्प्लीटली एलिमिनेट करने में नहीं तो कम से कम एक हद तक कंट्रोल करने में कामयाब होंगी। और डॉक्टर साहब, आज मामले खुसूसी बराए से डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी कहा कि 3 ममालिक मिलकर कोई मेडिसिन बना रहे हैं, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी शुरू हो गए हैं। वो मेडिसिन कितनी कारगर है, और जब ये इस ब्रेक थ्रू की हम बात कर रहे हैं तो ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान की? ये बहुत ज़्यादा वही उसी मेडिसिन के मैं जिक्र कर रहा हूँ। इसका नाम रेमडेसिविर है और ये गिलियाड करके एक अमेरिकन कंपनी है जो इसको बनाती है, और ये पहले इबोला वायरस के लिए बनाई गई थी, लेकिन फिर आगे ये मार्केट नहीं की गई ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर। लेकिन अब पाया गया है कि एक हद तक ये मुफीद है कोरोना वायरस के खिलाफ, कोविड-19 के खिलाफ। तो ये 7 कंपनियां हैं जो इसको अलग अलग से बनाएंगी। इसको बेसिक मैन्युफैक्चर तो नहीं होगा यहाँ पर, इसमें से एक पाकिस्तानी कंपनी है जो फिरोज सन्स के सब्सिडरी है, और 5 इंडियन कंपनीज हैं और एक और साउथ एशियन कंपनी है। तो ये अलग अलग कंपनियां हैं जो वहाँ से मंगाएंगी और उसको फिर पैकेजिंग करके इंजेक्टेबल्स बना के और फिर इसको अवेलेबल करेंगी। तो ये, लेकिन ये इसका इलाज नहीं है, एक हद तक सिर्फ मुफीद है कि थोड़ा सा इसमें रिकवरी पीरियड कम हो जाता है। और इस पे ट्रायल्स अमेरिका में तो ये इस हद तक कुछ कामयाब दिखाई दिए, जो चाइना में ट्रायल्स हैं वो उसमें तो ये फेल हो गई है, ज़्यादा बहुत कामयाब नहीं थी ये दवाई, तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें इससे वाबस्ता नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जब हम लॉकडाउन को ईज ऑफ कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा कंसर्न यकीनन वज़ीर आज़म का भी है कि हम लॉकडाउन के मुतामिल नहीं हो सकते, लेकिन दूसरा कंसर्न यकीनन इस कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाना भी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे महफूज बनाना और बचाना भी है। तो फिर जिस तरह स्पेनिश इन्फ्लुएंजा के अंदर हम तारीख बताती है कि वो सभी को हुआ फ्लू, तो क्या कोरोना वायरस भी अब सबको होगा, सबको इस मरहले से गुजरना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जो हुकूमत की पॉलिसी है मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, क्योंकि ये डेटा मॉनिटर कर रहे हैं बहुत एहतियात से, और फिर बड़े लॉजिकल तरीके से, मंतकी तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं कि कहाँ पे लॉकडाउन खोला जाए, कहाँ पे सख्ती करी जाए, और उसी हिसाब से चल रहे हैं। और ये जो वायरस है अब ये आसानी से जाने वाला नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता सबको अफेक्ट करेगा।
पाकिस्तान में अमवात की शरह मुकाबलतन कम है। उसकी वजह प्राइमरीली ये है कि हमारी जो एवरेज जो औसत उम्र है यहाँ पर वो 32 साल की है, यानी कि यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। कोई तकरीबन 10 करोड़ के करीब 22 साल से कम उम्र के लोग हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे इतने ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा जितना कि मगरिब में हो रहा है। लेकिन ये वायरस रहेगा और हर साल आपको वैक्सीनेशन अपने आप को करानी पड़ेगी ताकि इसकी शिद्दत से महफूज रहें। लेकिन ये अब लगता है कि चांसेस यही है कि अब ये ख़त्म नहीं हो, ये हमेशा के लिए आ गया है आपके पास। कम से कम मुस्तकबिल करीब में अगले चंद साल के लिए तो ये आ गया है और आसानी से जाने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद थे और इस कंसर्न का इजहार कर रहे हैं कि हो सकता है कि सभी इन्फेक्ट हो इससे, क्योंकि अभी वायरस की वैक्सीन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। बाहर कैफ सूरत हाल बड़ी दिगरगू है, हमें खुद एहतियात बरतनी होगी और अपने लाइफस्टाइल को इस वायरस के अकॉर्डिंगली ढालना भी होगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मरकजी बैंक ने शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी है। 1% की कमी हमारी मईशत के लिए कितनी कारगर साबित हो सकती है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी है जिसके तहत शरह सूद में मजीद 100 बेसिस पॉइंट्स यानी 1% कमी का फैसला किया गया है। ये 1% कमी के बाद शरह सूद 8% की सतह पर आ गई है, जो गुज़श्ता 2 माह में 5.25% कम हुई है, यानी 13.25% से अब इस वक्त शरह सूद 8% पर खड़ी है। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा बरस महंगाई की शरह 11 से 12% रहने का इम्कान है। अगले माली साल महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का इम्कान है, यानी ये शरह कम होती हुई दिखाई दे रही है। मरकजी बैंक के मुताबिक कोरोना के सबब अछूते चैलेंजेस का सामना है, नए नए चैलेंजेस हैं, क्योंकि वबा की नौयत गैर माशी है। शरह सूद में कमी माशी सुस्त रवी खत्म नहीं कर सकती, लेकिन रकम की किल्लत का मसला हल कर सकती है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि मार्च और अप्रैल में टैक्स आमदन में 15% की बड़ी कमी हुई है। रवा माली साल की चौथी सैमाही में खसारे में बड़े इजाफे का खदशा मौजूद है। चैलेंजेस के बावजूद करंट अकाउंट खसारे पर काबू में रहने का इम्कान दिखाई दे रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक मजमूई खपत और फिर सर्विसेज सेक्टर कदरे तवील अरसे तक दबाव में रहेंगे। मरकजी बैंक के मुताबिक खराब ज़रूरी हालात के सबब खुर्दनी अशिया की कीमतें भी बढ़ने का इम्कान है। अगले माली साल मईशत में सुस्त रवी रही तो महंगाई मजीद कम हो सकती है। शरह सूद में मजीद 1% कमी माहिरीन कैसे देख रहे हैं और इसके हमारी मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इसी बारे में बात करेंगे। इस वक्त नादिया अमूर डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। मरकजी बैंक ने शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी है, यानी 1% की कमी हुई है और गुज़श्ता 2 माह के अंदर 5.25% की कमी शरह सूद में देखी गई है। इस वक्त 8% पर खड़ी है। बताएगा कि इस मजीद 1% की कमी से हमारी मईशत में क्या तब्दीलियां मुतवक्का है। देखिए, पहली बात तो यह है कि बड़ी अच्छी खबर है। बेशक थोड़ी डिले आई है, देर से आया स्टेट बैंक, लेकिन दुरुस्त जा रहा है सिमत में। 2-4 बातें ऐसी हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पहली बात तो मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि 2018 में तकरीबन 2 साल पीछे 6-7% पे हमारा इंटरेस्ट रेट चढ़ रहा था। फिर इतनी तेजी से स्टेट बैंक को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो 6% से इसको ले गया तकरीबन 13.25% पे। उसका नतीजा आप देखिए कि क्या हुआ। हमारी जीडीपी का फॉल, कितनी तेजी से हमारी जीडीपी गिरी। फिर हुकूमत का नुकसान आप देख लीजिए कि 2018 और 19 का जो बजट है उसमें तकरीबन 2000 अरब की अमाउंट जो है वो मुख्तस की गई थी सूद की मद में, और फिर 2019-20 का बजट आता है उसमें 3000 अरब रुपया सिर्फ और सिर्फ सूद की मद में मुख्तस किया गया। यानी कि 1000 अरब का हुकूमत को टीका लग गया जो इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक की वजह से चढ़े। अब जो उसका इम्पैक्ट आया है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर, हमारे सनती शोबे के ऊपर, अगर 2 साल पहले देख लें तो हमारा टोटल जो बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में वो 500-600 अरब रुपया सूद की मद में सालाना दिया करते थे। अब वो अमाउंट पहुंच गई तकरीबन 900 अरब के करीब। तो आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा दी, आपने हुकूमत को टीका लगा दिया, आपने सनत को टीका लगा दिया। आपको इसके इर्द मिला क्या? कहाँ ये जाता था कि इंटरेस्ट रेट हम हाई रख रहे हैं कि हॉट मनी आएगा, दुनिया में जो बाहर से हेज फंड्स हैं वो पाकिस्तान में पैसा भेजेंगे। वो भी यकीनी हुआ, हमने हाई रेट किया, कोई 3-3.25 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में आया, लेकिन वो जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से वो भाग गया।
तो उसका भी कोई फायदा नहीं लेकिन हुआ। डॉक्टर साहब ये भी तो मुमकिन है कि अगर गैर मामूली हालात ना होते तो शायद स्टेट बैंक ये पॉलिसी जारी ना करता और उसको शरह सूद में कभी ना करनी पड़ती और उसी तरह से जैसे स्टेट बैंक जिस पॉलिसी पर गामजन था वही जारी रखता और हॉट मनी के हुसूल के लिए शरह सूद शायद 13.25% के ऊपर ही कायम रखी जाती। इस वक्त स्टेट बैंक के जारी एलामी में कहा गया है कि हमारी टैक्स आमदन भी को 15% कम हो गई है और इसी तरह खसारा भी बढ़ रहा है। वो करंट अकाउंट खसारा ही क्यों ना हो, क्योंकि हुकूमत ये कहती थी कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर काबू पाया है। तो अब बताइएगा, एक कॉमनर जानना चाह रहा है क्या महंगाई कम होगी, महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई इंटरनेशनल मार्केट में, हमारे यहाँ उसका कोई खासा असर नहीं दिखाई दे रहा, तो एक कॉमनर के साथ क्या होगा सर? देखिए, पहले वो इंटरेस्ट रेट वाला मामला अगर मैं दो जुमले उसके ऊपर और कह दूं, अभी हम पहुंचे हैं 8% पे और अभी भी हमारा जो शरह सूद है वो एशिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है। यानी कि आप अंदाजा कीजिए कि थाईलैंड में 0.75 है, साउथ कोरिया हमारा किसी हद तक कंपेटिटर बनता है 0.4, 0.75 है। अच्छा, इंडिया को देख लीजिए 4.4। अगर इंडिया 4.4 पे है, अगर श्रीलंका 5.5 पे है, अगर बांग्लादेश 6 पे है, तो हम 8 पे क्यों हैं? हम इंडिया वाला इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं कर सकते? ये 2-4 बातें जो मैंने आपको शुरू में कही थी कि मेरी समझ में नहीं आती कि हम इतनी तेजी से ऊपर क्यों ले गए थे और अब हम 8% पे क्यों बैठे हैं और इंडिया 4.4 पे क्यों है। अच्छा, आम आदमी का देखिए इन्फ्लेशन रेट, इसमें कोई शक नहीं, जो हमारा जो रेट है वो नीचे आया है, वो डबल डिजिट में था, वो कम हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई कम हो गई है, इसका मतलब ये है कि महंगाई का घोड़ा जिस रफ्तार से पहले भाग रहा था, जो 12% से भी ज्यादा था, अब वो 8% से भाग रहा है। तो उसकी रफ्तार जो है महंगाई के घोड़े की वो कम हो गई है। महंगाई अभी भी आ रही है, अभी भी हो रही है, लेकिन कम हो गई है। फिर हमें ये बताया गया था कि शायद हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं ताकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल में ला सके। रेट ऑफ इन्फ्लेशन खास तौर पे अगर फूड इन्फ्लेशन की बात हो रही है तो वो तकरीबन 2 साल पहले 1.25% था और फिर वो बढ़ के कहीं 25% पे चला गया। तो इन्फ्लेशन का और हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी कोई खास ताल्लुक हमें सामने नजर नहीं आया। देखिए, मुश्किल वक्त अभी भी है और माशी तौर पे मजीद मुश्किलात और आगे भी आने वाली हैं। एक तो अच्छी खबरें जरूर हैं। एक तो अच्छी खबर ये है कि जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम था, जिसके तहत हमने एहसास के प्रोग्राम की फंडिंग जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है पाकिस्तानियों के अंदर, वो कोई 2.5 अरब की थी पिछले बजट में और इस बजट में कोई 190 अरब रुपया पहुंच गई, यानी कि 80 गुना बढ़ गई। और एहसास वाले हमें ये बताते हैं कि 65 अरब रुपया तकरीबन 50 लाख खानदानों में बढ़ चुका है ऑलरेडी। और दो अमाउंट कम है, 12,000 रुपए का पैकेज है, लेकिन 50 लाख खानदानों का मतलब ये है कि 2.5 से 3 करोड़ पाकिस्तानियों को किसी न किसी किस्म की मदद जरूर पहुंची है। अब आपने तेल की कीमत का जिक्र किया, तेल की कीमत के साथ हम LNG का भी जिक्र कर लेते हैं, उसके साथ फर्नेस ऑयल का भी जिक्र कर लेते हैं, उसके साथ कोयले का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि हम ये चारों चीजें जो हैं ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ये चारों चीजें जो हैं 50, 60, 70% LNG 80% तक आलमी मंडियों में इनकी कीमत गिर गई है। तो चाहिए तो ये कि हुकूमत एटलीस्ट मिनिमम 50% जो है उसका जो बेनिफिट है वो आवाम के ऊपर मुंतकिल कर दे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये किया नहीं जा रहा है इस तरह से। डॉक्टर साहब, मैं इख्तिसार से आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त जब शरह सूद कम होती है तो लोकल बिजनेस को बूस्ट करने के हवाले से बात होती है कि लोकल बिजनेस जो है वो फ्लरिश करेगा। एट दिस पॉइंट इन टाइम, इन गैर मामूली हालात में किन किन बिजनेसेस के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है कि वो ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं? देखिए, बिजनेसेस तो डिफिकल्ट पोजीशन में हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। जो कोशिश की जा रही है, जैसे मेडिकल के शोबे में हम कहते हैं कि वेंटिलेटर, तिब्बी वेंटिलेटर प्रोवाइड किया जा रहा है पाकिस्तान में और बाकी दुनिया में। अब कोशिश ये हो रही है कि एक माशी वेंटिलेटर जो है वो अपने अपने शहरियों को दिया जा सके, ताकि 2 या 3 महीने जो आगे बड़े मुश्किल आने वाले हैं उस दौरान वो सांस ले पाएं और फिर 3 महीने बाद अपने कदमों पे, अपने पाँव पे खुद से खड़े हो जाएं। स्टेट बैंक भी कोशिश कर रहा है, विफाकी हुकूमत के भी पैकेजेस सामने आ रहे हैं। 2 किस्म के शहरी होते हैं, एक आम शहरी जैसे आप और मैं, और दूसरे हमारे कॉर्पोरेट सिटीजन हैं जो कंपनीज कहलाती हैं, उनके लिए पैकेजेस सामने आ रहे हैं। मैंने महसूस ये किया है कि विफाकी हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन सेंट्रल बैंक जो है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है,
वो शायद रियलाइज नहीं कर पा रहा कि वो भी इस जंग का हिस्सा है। जैसे हमने दुनिया भर में देखा कि विफाकी हुकूमतें और उनके सेंट्रल बैंक मिल के ये जंग लड़ रहे हैं, यानी कि अमेरिका में शरह सूद पहुंच गया है 0 पे, बरतानिया में शरह सूद कोई 0.25 है, थाईलैंड और साउथ कोरिया का मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तान में मुझे महसूस ये हो रहा है कि स्टेट बैंक और विफाकी हुकूमत को एक ही पेज में आना चाहिए और उनको ये एहसास हो जाना चाहिए कि उन दोनों ने मिलके ये जंग लड़नी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। बाहर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टर्किश ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी की धूम मची हुई है, इसकी मकबूलियत में बेपनाह इजाफा क्यों हुआ है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही। वेलकम बैक। पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल करने वाला इस्लामी फतूहात पर मबनी तुर्की का मशहूर ड्रामा दिरेलिश अर्तुगरुल, जिसे अर्तुगरुल गाजी भी कहा जाता है, अब पाकिस्तान में बहुत पजीराई हासिल कर रहा है। तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान में इस कदर मकबूल हुआ कि इसने कामयाबी में तुर्की, जहां ये ड्रामा तैयार किया गया था, उसको भी पीछे छोड़ दिया है। इस ड्रामा सीरियल की मकबूलियत का अंदाजा इस अमर से लगाइए कि इसका तज़किरा सियासी ऐवानों तक भी जा पहुंचा है। हमारी कौमी असम्बली में भी इसकी बात हो रही है, सेनेट में भी बाज़गश सुनाई दी। गुज़श्ता रोज़ सेनेट इजलास में सेनेटर्स भी इसका हवाला देते हुए दिखाई दिए, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट ने इस ड्रामे से मुतासर होकर अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि मैं इन दिनों अर्तुगरुल गाजी देख रही हूँ, मरियम नवाज में भी अर्तुगरुल जैसी कायदाना सलाहियतें मौजूद हैं। यानी मरियम नवाज का तकाबली जायजा अर्तुगरुल गाजी से हिना परवेज़ भट्ट ने किया। मरियम नवाज का उनका ये कहना है कि अपने रब पर यकीन है, हिम्मत ना हारने का जज्बा, उसूलों पर समझौता ना करना। ऐसे वक्त में जब हर कोई उनके खिलाफ है, उनकी गलत और सही में फ़र्क करने की खूबियाँ बिल्कुल अर्तुगरुल जैसी हैं, जिस पर सोशल मीडिया पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना भी करना पड़ा। पहले रमज़ान से रोज़ाना नशर किए जाने वाले ड्रामे अर्तुगरुल गाजी ने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है और रोज़ाना ही नया रिकॉर्ड बनकर सामने आता है। अर्तुगरुल गाजी के YouTube चैनल पर सिर्फ 15 रोज़ में 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, जबकि ड्रामे ने पाकिस्तान में तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और इसकी पहली किस्त को YouTube पर 1 करोड़ 41 लाख से ज़ायद अफराद देख चुके हैं। YouTube पर 10 लाख सब्सक्राइबर्स के अलावा अर्तुगरुल गाजी तकरीबन रोज़ाना ही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के ट्रेंडिंग पैनल पर सरे फहरिस्त नजर आता है। सोशल मीडिया पर मद्दा तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल के YouTube चैनल पर कम दिनों में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स के रिकॉर्ड को बनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहा है। अर्तुगरुल गाजी के तुर्की रेडियो और टेलीविजन TRT पर ड्रामे की पहली किस्त को 5 सालों में 1 करोड़ 20 लाख बार देखा गया, जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो अर्तुगरुल गाजी के पाकिस्तानी YouTube चैनल पर ड्रामे की पहली किस्त को सिर्फ 2 हफ्तों में ही 1 करोड़ 13 लाख से जायद बार देखा गया। ये ड्रामा खिलाफत उस्मानिया की इस्लामी तारीख, कल्चर और रिवायात पर मबनी है, जिसे तुर्की में बहुत बड़ी कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर उर्दू ज़बान में डब करके पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है। इसका मकसद पाकिस्तानी अवाम को इस्लाम के सुनहरी दौर से आगाह करना है। ड्रामे का मकसद देखने वालों को इस्लामी तारीख के साथ साथ कुरान और सुन्नत की तालीमात और जिहाद जैसे अहम फ़राइज़ से आगाह करना है। मीडिया के जरिए ही मालूम हुआ है कि जब इस ड्रामे को तुर्की में दिखाया जाने लगा और वहां इसको बेपनाह मकबूलियत मिलने लगी, तो इस पर मगरबी मीडिया ने भी लिखना शुरू किया और इसे खिलाफत उस्मानिया की अहया की कोशिश करार दिया गया। यह भी पता चला है कि तुर्की में अपनी बेपनाह मकबूलियत के बावजूद वहां के सेकुलर तबके की तरफ से इसे हदफ तनकीद भी बनाया गया। गुज़श्ता 2-3 हफ्तों के दौरान इस ड्रामे के बारे में ट्विटर पर लोगों के तासुरात अगर देखे जाए तो मालूम हुआ है कि ये तो पाकिस्तान में नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है, लेकिन ताज्जुब इस बात पर भी हुआ है कि हमारे लिबरल्स और सेकुलर्स के एक तबके ने इस ड्रामे पर एतराज़ात उठाना शुरू कर दिए और उनका सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि जो तुर्क अदाकार और अदाकारा इस ड्रामे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, ड्रामे में अपने इस्लामी किरदार के बरक्स हकीकी ज़िंदगी में सेकुलर है। साफ जाहिर हो रहा है कि एतराज़ करने वालों को असल तकलीफ ड्रामे की इस्लामी तालीम और मुसलमानों की काबिल फ़ख्र तारीख पर दिखाई दे रही है, वरना जो तबका ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि ड्रामे के मरकज़ी किरदार अदा करने वाले अदाकार तो हकीकी ज़िंदगी में इस्लामी नहीं है, वो अमूमी तौर पर ड्रामों फिल्मों में फहाशी और उरियानियत का खूब दिफा करता है और इसे आर्ट का नाम देता है, जिन्हें पाकिस्तान में मगरबी और भारतीय फिल्में दिखाने पर एतराज़ नहीं है, गैर इस्लामी कल्चर यहाँ प्रमोट करने पर कोई मसला नहीं है। वो इस बात पर सीख पाएँ कि पाकिस्तान में एक ऐसा तुर्क ड्रामा क्यों दिखाया जा रहा है जो इस्लामी तारीख का अक्कास है, जिस पे कुरान हदीस और दीनी उसूलों की पासदारी की तालीम दी गई है। क्या मीडिया, फिल्म और ड्रामे का मकसद सिर्फ वही है जो अमूमी तौर पर बॉलीवुड और हॉलीवुड दुनिया को दिखाते हैं? महसूस ऐसा होता है कि मीडिया, फिल्म और ड्रामे के जरिए
पाकिस्तानी माशरे को सेकुलर बनाने की कोशिश करने वालों को अर्तुगरुल गाजी ने परेशान कर दिया है। हमारे यहाँ भी माजी में इस्लाम के सुनहरी दौर में ड्रामे बनते रहे जिनका मकसद इस्लाम के हीरोज़ के साथ साथ इस्लामी तालीमात से नाजरीन को रोशनास कराना था, लेकिन गुज़श्ता चंद एक दहाइयों से ये सिलसिला बंद हो गया है और अब तो फिल्मों ड्रामों में अक्सर जो दिखाया जाता है उसका मकसद बेहूदगी फैलाना, मगरबी और भारतीय कल्चर को यहाँ फ़रोग़ देना होता है। यानी मामलात बिल्कुल मुतसातिम दिखाई देते हैं हमारी रिवायात के साथ। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने मुल्क के मीडिया, फिल्म और ड्रामों को उस गंदगी से साफ करें जो मगरबी और भारतीय मीडिया की पहचान है और जिसकी अंधी हम यहाँ वो बिगाड़ पैदा कर रहे हैं जिसकी कीमत हमारी नस्लों को अदा करना पड़ेगी। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।